शहीद दिवस के मौके पर बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी ने पटना में जबरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज में आरजेडी सरबराह तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नीतीश कुमार जी के इशारे पे लाठी चार्ज और हम लोगों पर पत्थर फेंकने का काम किया गया। ये बेरोजगारी के सवाल पर आज लोहिया जी और भगत सिंह ने शहादत दी। आज लोहिया जी के बातों को हम लोग याद करते हैं। उन्होंने लोहिया जी ने कहा था, सड़कें अगर सूनी हो जाए सदन और सरकार आवारा हो जाता है। आज तानाशाही कानून, बताओ बेरोजगार रोजगार मांगोगे तो लाठी मिलेगा, गिरफ्तार करेंगे। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार या अपराधियों को हमारे वर्करों को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने इस बात की जानकारी दी। एमआईएम कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, अवैसी इसका ऐलान 27 मार्च को सागर डिगी अवामी रैली में करेंगे। मगरबी बंगाल के गौसाबा में वजीर दाखिला अमित शाह ने एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने बीजेपी के लिए असेंबली इंतखाबात में वोट देने की आवाम से अपील की। अमित शाह ने ममता बनर्जी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने वादे किए मगर पूरे नहीं किए। वहीं अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो सुंदरबन को जिला बनाएंगे। और दीदी ने गत चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। अरे दीदी हिसाब लेकर आओ, हिसाब लेकर आओ। गोसाबा 15, 17 और 19 में दीदी ने कहा था कि इसको सुंदरबन को हम जिला बनाएंगे। बना है क्या जिला? बना है क्या? मैं आपको कहता हूं भाजपा का मुख्यमंत्री ला दीजिए, एक ही साल में सुंदरबन को हम जिला बनाने का काम कर देंगे। आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपना मंशूर जारी किया। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने मंशूर जारी करते हुए कहा कि आसाम में तरक्की के सभी मेयार पर बीजेपी इत्तेहाद खड़ी होगी और इस 5 वर्षों में 10 अहम वादों को पूरा करेगी। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक एनआरसी के नफाज का वादा भी किया गया है। हमारा कमिटमेंट ये है कि हम असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे। अहम इस वक्त सूरत से बड़ी खबर आ रही है। सूरत में बड़ा हादसा पेश आया है। मोटावाराछा इलाके में मिट्टी की दीवार मुनहदिम हो गई है। केदार हाइट्स के कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेर तामीर इमारत की दीवार मुनहदिम हुई है। 5 से ज्यादा अफराद के मलबे में फंसे होने का अंदेशा है। बचाव का काम इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त सूरत से आ रही है, जहां मोटावाराछा इलाके में मिट्टी की दीवार मुनहदिम हो गई है। केदार हाइट्स के कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेर तामीर इमारत की दीवार मुनहदिम हुई है। 5 से ज्यादा अफराद के मलबे में फंसे होने का अंदेशा है। बचाव का काम जारी है। बड़ी खबर इस वक्त सूरत से, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मोटावाराछा इलाके में मिट्टी की दीवार मुनहदिम हो गई है। केदार हाइट्स के कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेरे तामीर इमारत की दीवार ये मुनहदिम हुई है। 5 से ज्यादा अफराद के मलबे में फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बचाव का काम इस वक्त जारी है। नाज़रीन, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सूरत से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां एक बिल्डिंग मुनहदिम हो गई है। ज़ेर तामीर बिल्डिंग की एक दीवार मुनहदिम हो गई है। मोटावाराछा इलाके में
ये दीवार मुनहदिम हुई है। केदार हाइट्स की कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेर तामीर इमारत की ये दीवार मुनहदिम हुई है। 5 से ज्यादा अफराद के मलबे में फंसे होने का अंदेशा है। आप देख सकते हैं कि तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जो मलबे में दबे लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वजीर आला उद्धव ठाकरे को लिखे खत की जलक काफी गहरी है। वाजे अनिल देशमुख की मिलीभगत से माहाना 100 करोड़ रुपए की वसूली का इल्जाम अब दिल्ली की सियासत को गरमा चुका है। अपोजिशन अनिल देशमुख के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में सामने आए हैं। ऐसे में अब डैमेज कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी वजीर आला उद्धव ठाकरे के सर पर आ गई है। जरा के मुताबिक आइंदा हफ्ते उद्धव ठाकरे काबीना में फेरबदल कर सकते हैं। अगर शरद पवार अनिल देशमुख का कलमदान बदलने के लिए हरी झंडी दिखाते हैं तो जयंत पाटिल या दिलीप वालसे पाटिल को वजीर दाखिला का कलमदान ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख से मुतालिक शरद पवार के दिफा में दिए गए बयान को पूरी तरह से झूठ पर मबनी करार दिया। इसके अलावा फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर पुलिस के आला अफसरान के ट्रांसफर रैकेट का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और ट्रांसफर रैकेट की सीबीआई जांच का मुतालबा करेंगे। कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है कि ट्रांसफर्स का एक रैकेट ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा। पकड़ने से पहले बकायदा डीजी और एसीएस होम की परमिशन ली और उसका एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से। तो लोकसभा के बाद एनसीटी तरमीमी बिल राज्यसभा में होगा पेश। कांग्रेस ने अपने अरकान पार्लियामान को जारी किया व्हिप। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों ने एक आवाज में बिल की मुखालफत की थी। लोकसभा में कांग्रेस ने इस बिल को बताया था जमहूरियत का कत्ल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा के बाद एनसीटी तरमीमी बिल राज्यसभा में होगा पेश। कांग्रेस ने अपने अरकान पार्लियामान को जारी किया व्हिप। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों ने एक आवाज में बिल की मुखालफत की थी। लोकसभा में कांग्रेस ने इस बिल को बताया था जमहूरियत का कत्ल। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लोकसभा के बाद एनसीटी तरमीमी बिल राज्यसभा में किया जाएगा पेश। कांग्रेस ने अपने अरकान पार्लियामान को जारी किया व्हिप। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों ने एक आवाज में बिल की मुखालफत की थी। लोकसभा में कांग्रेस ने इस बिल को बताया था जमहूरियत का कत्ल। सुप्रीम कोर्ट से बैंकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कर्ज दहंदगान पॉलिसी में दखल देने से इनकार कर दिया है। लोन मॉरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट के मुताबिक मोहलत की मुद्दत में सूद पर सूद नहीं लगेगा। यह हुक्म 2 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन पर भी लागू होगा। जिन बैंकों या इदारों में कंपाउंड सूद वसूल किया है वो वापस करेंगे। अदालत का मानना है कि वो मुआशी मामलों में माहिर नहीं है, इसीलिए वो इस मामले में दखल अंदाजी से कासिर है। लोन मॉरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ तौर से कहा है कि आर्थिक नीतियों के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। लेकिन इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट विशाल तिवारी हमारे साथ हैं। सर, आपकी जो याचिका थी उस याचिका पर आज एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ब्याज पर जो ब्याज लिया जा रहा था उसको फिलहाल मना कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, इंटरफियर नहीं करेंगे तो हमारा अपनी याचिका में यही था कि जो ये क्वेश्चन सिर्फ इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड नहीं है, दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द पब्लिक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो जिस तरह से लॉकडाउन में और इस पेंडेमिक में जो पब्लिक का बिजनेस था वो ठप हुआ, लोगों की आमदनी जिस पे इफेक्ट पड़ा, तो बैंकों से और सरकार से काफ़ी बड़ी राहत की उम्मीद थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी अलाउड की है हमारी पिटीशन और ये कहा है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट, दिस विल नॉट बी चार्ज ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड। तो एक हल्की राहत, हाँ, राहत है इसको, जो 6 महीने के अंदर उन्होंने पीनल इंटरेस्ट और जो भी ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज जो भी लगाई है बैंकों ने, वो उनको वापस करना पड़ेगा और नेक्स्ट EMI में वो एडजस्ट होगी। और बाकी का हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही जजमेंट अपलोड होता है तो उसको देखा जाएगा, उसकी स्क्रूटनी करके अगर कुछ हमको लगता है तो आगे कोई भी डायरेक्शन या उसके लिए हम मूव करने की सोचेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात यह भी कही कि जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं RBI के द्वारा या सरकार के द्वारा, और जिस तरह कोरोना काल में सरकार ने अपनी तैयारियां की हैं, ऐसे में सरकार के बजट पर भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ा है। ऐसे में इंटरफेयर कोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर तमाम जो ब्याज लगाए गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा जो लोन वाले मामले थे उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ दिया है लोगों को, तो एक बड़ी राहत मानी जाए तमाम लोगों के लिए। नहीं, चक्रवर्ती ब्याज की तो राहत है ही है ये, क्योंकि मोरेटोरियम के दौरान जब बिजनेस पूरी तरह से जीरो हो गए थे तो उस समय भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या पीनल इंटरेस्ट ये सब चार्ज करना, दिस वाज जस्ट लाइक ए टॉर्चरिंग। तो इसको हटाकर तो बहुत बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने और वी आर ग्रेटफुल टू आवर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखिए, ग्रीवेंस पब्लिक का भी अपना है काफ़ी। सरकार कहती है इकोनॉमिक मैटर्स हैं, डू नॉट इंटरफियर, लेकिन पब्लिक का ये है कि हम आगे सर्वाइवल कैसे होंगे, तो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए था सरकार को, और सरकार को आगे से इसमें कुछ पहल करनी चाहिए थी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बाजार पे एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बैंक कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएंगे। नहीं, बैंक तो प्रॉफिट में गई है, बाद में भी ये आंकड़े आए थे, कहीं निकल के डाटा आए थे कि बैंक्स आर इन प्रॉफिट, तो उनका लॉस को ऐसा नहीं था। और एकदम से हम किसी चीज़ का वेवर नहीं मांग रहे थे कि जो EMI है या लोन है उसको वेव कर दीजिए। वी वॉज ओनली सीकिंग द फर्दर एक्सटेंशन सो दैट एनी बिजनेसमैन और एनी इंडिविजुअल ही शैल मेक हिमसेल्फ means he shall make himself that he can face the present economic crisis in future. Are you happy with this judgment? See, we bow down to the judgment and we are happy that it has waived the penal interest. And rest thing depends upon the judgment that whenever it will be uploaded then we will scrutinize it. तो साफ तौर से कहीं ना कहीं लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के बनाए गए आर्थिक तमाम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं ना कहीं जो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लिया जा रहा था उसको न लेने का अहम आदेश जारी किया है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखना चाहता है क्योंकि अमन के जरिए ही गुर्बत और इफलास के खिलाफ लड़ा जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर आफ्ताब हसन ने आज किया। इनका कहना है कि मसाइल को बातचीत के जरिए ही हल करना जरूरी है, खासतौर पर मसले कश्मीर जो 70 सालों से हल तलब है। पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ये जरूरी है कि हम लोग जंगी सलाहियतों के बजाय गुर्बत और जहालत के खात्मे और मूजी अमराज, वबाई अमराज से लड़ने और मौसमी तगय्युरात के असरात से कमा कऊ निबरत आजमा होने की सलाहियत हासिल करें। और ये उस वक्त मुमकिन है कि जब हमारे इस खित्ते में अमन व सलामती हो। अमन व सलामती के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे बीच तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए से हल हों, बिलखसूस जम्मू कश्मीर का मसला जो 70 साल से हल तलब है। हिंद पाक इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग जारी है। ये मीटिंग 2 दिन तक चलेगी। इस मीटिंग में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ओहदेदारान शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने इसका जायजा लिया। पाकिस्तान के बीच सीज फायर बहाली के बाद दूसरे बड़े कदम के तौर पर आज इंडस वाटर कमीशन की बैठक शुरू हुई है दोनों देशों के बीच में। दिल्ली के इसी 5 सितारा होटल में यह बैठक आज सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी और इंडस वाटर कमिश्नर्स मौजूद हैं और 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। आखिरी बैठक लाहौर में 2018 में हुई थी। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी ने 2016 में उरी हमले के बाद कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हमने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स देखे,
बातचीत के लिए, शांति बहाली के लिए जो प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद माहौल थोड़ा बेहतर होता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद सीज फायर की बहाली हुई और आज ये बैठक हो रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक के बाद अगर ये बैठक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है तो जाहिर तौर पर एक अच्छा माहौल बनेगा और आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों को लेकर और अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। कैमरामैन नागेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी आला लीडरान शरीक रहे। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साथ ही किसानों के ज़रई क़वानीन पर बात करते हुए कहा कि ज़रई क़वानीन किसानों के मफाद में लाए गए हैं, जिसके असरात जल्द ही देखने को मिलेंगे। वर्ष लॉकडाउन का पूरा हो रहा है। 365 दिनों में 110 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करना, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठक करना, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं मानता हूं, जिसमें भारत के सामर्थ्य का साक्षात्कार हुआ उन दिनों। ये कितनी बड़ी बात है कि दूसरे देशों के लोग भारत से कभी दवाई मांगते हैं, कभी वैक्सीन मांगते हैं, और इससे भारत का सामर्थ्य इस कोरोना कालखंड में भी बढ़ा है। भारत के 135 करोड़ लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। सेवा के माध्यम से किसी को भूखा नहीं सोने दिया और कोरोना को पराजित करने के लिए 135 करोड़ लोग खड़े हो गए। ये कितनी बड़ी बात थी। और इसी दौरान जो बजट आया, उस बजट के माध्यम से हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि कोई टैक्स नहीं लगाया, फिर भी बजट जनता में सर्वमान्य हुआ। विदेश मंत्री जी ने कहा चाहे मेडिकल डिप्लोमेसी हो और चाहे वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, इससे विश्व मंचों पर भारत तेजी से उभर करके आया है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी और उसके बाद की गई कार्रवाई पर वज़ारत दाखिला ने जानकारी दी है। दफा 370 की मनसूखी के बाद 59 अफराद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हलाक हुए हैं और 168 अफराद जख्मी हुए। वहीं नज़्म व नस्क बरकरार रखने के दौरान हुई कार्रवाई में किसी की मौत नहीं हुई, बल्कि 53 लोग जख्मी हुए। वज़ारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई भी शख्स नजरबंद नहीं है। बेशतर सियासतदान अवामी मकामात पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जबकि सियासतदान को एक मिसाल कायम करते हुए अवाम की सरबराही करना चाहिए। ऐसे में न्यूज़ 18 तमाम से अपील करता है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना से बचें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इंग्लिश में मना कर देते हैं। फूफड़ के से पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है
इस आयुर्वेदिक च्यून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जीनियस की पहचान छोटी सी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी सी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस जीनियस में। गुज़िश्ता हफ्ते आप मिले थे बाहुनर अंत्या से और एंटी बिलिंग स्क्वाड के सीईओ अनुष्का से। इनका हौसला बढ़ाया वीरेंद्र सहवाग ने। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। आनंद नरसिम्हन इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? When did it start? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है, मुझे वायलिन सीखना है। और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी, तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कोलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज माय टीचर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का। सिट। हाय अनुष्का। हाय। ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। हम किसी से बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. Genius, young genius. तेलंगाना पुलिस हमेशा खुद को फ्रेंडली पुलिस होने का दावा करती है, लेकिन जिला संगारेड्डी में पुलिस एहलकारों का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेलंगाना के वजीर दाखिला और डीजीपी के दावों की कलई खुल गई। बताया जा रहा है कि सदाशिवपेट पुलिस गाड़ियों की जांच के दौरान बोलेरो ड्राइवर को जांच के लिए रोका। ड्राइवर आगे बढ़ गया। इस मामले पर तकरार हुई और पुलिस ने सरेआम मजीद नामी ड्राइवर की जमकर पिटाई की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ड्राइवर को घेरे में लिए हुए हैं। एक एहलकार ड्राइवर को अपने पैरों से मार रहा है, दूसरा एहलकार लाठी से पीट रहा है। इस वाक़े में मुक़ामी अफराद ने पुलिस स्टेशन पर एहतजाज किया और कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। మా వాడు బండి తీసుకుని కిరాయిలో పోతున్నాడు సార్. కిరాయిలో పోతుంటే పోలీసు వాళ్ళు ఆపమంటే ఆపిండు. తర్వాత వెళ్ళిపోమంటే పోతున్నాడు సార్. పోతుంటే పోలీసు మళ్ళీ ఆపమని అడ్డం వచ్చింది. మనకి తెలియక వాడు కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి అట్లే మూవ్ అవుతుంటే పోలీసు వాళ్ళు మనకు గుంజి కొట్టిరు సార్. కొట్టిన తర్వాత ఎవడో ఆటో డ్రైవర్ వచ్చి అక్కడ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ చేసింది సార్. హాస్పిటల్ ఇరిసి పెడితే మా వాడు వచ్చి ఇట్లా అయిందంటే నేను ట్రీట్మెంట్ చేపించి వేరే కార్లో మాట్లాడి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర వచ్చాను సార్. వాడు బేహోష్ ఉన్నాడు సార్. వాడు ఎవరైతే పోలీసు వాళ్ళు కొట్టిరో వాళ్ళను త్వరగా యాక్షన్ తీసుకొని నాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాను సార్. महाराष्ट्र के अहमदनगर से आए योगी सूरजनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ हजरत अली खां के मज़ार पर हाजिरी दी और चादर पेश की। योगी सूरजनाथ गोरखपुर में मुनक़िदा सरोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार में शिरकत के लिए गोरखपुर आए हुए थे। इन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे किताब गोरखवाणी में इस्लाम और पैगम्बर के बारे में बड़े अक़ीदत के साथ तारीफ़ की गई है और हमारे यहाँ पुजारी को पीर भी कहा जाता है, इसलिए हमारे दिलों में इस्लाम और मोहम्मद साहब के हवाले से काफ़ी अक़ीदत है।
गोरखनाथ जी, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से यहाँ त्रिदिवसीय सेमिनार जो था इंटरनेशनल योग सेमिनार गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, उसको अटेंड करने के लिए आया था। जहाँ पे आपने अभी दरगाह पे फसल पूजन किया। जी जी जी, बड़े सम्मान के साथ में दरगाह में मेरी इच्छा थी कि गोरखपुर में जो भी प्राचीन हमारे स्थान है, समाधियाँ है, दरगाह है, गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ गोरखनाथ मठ मंदिर के साथ साथ उनको भी भेंट दूँ। नाथ पंथ में तो कई जो मतलब एक पोस्ट होती है, आधिकारिक पोस्ट होती है गुरुओं की, उनको पीर भी कहा जाता है और वो सम्मानित पोस्ट होती है। और गोरखनाथ जी की ऑथेंटिक सेइंग्स है, गोरख सबदी द सेइंग्स ऑफ गोरखनाथ, तो उसमें भी इस मोहम्मद साहब के बारे में बड़ी प्रेम के साथ में कुछ 4-5 शब्दियाँ है। और उन्होंने मतलब जो एक कल्चर होता है ना कि किताब या आधिकारिकता वाला कल्चर, जो मौलवीपन होता है या पंडितीपन होता है, जो आधिकारिकता होती है किताबों की, जो ईश्वर के नाम पर कहे या कैसे भी ओपननेस उसमें देखने के लिए, नकारने के लिए, कुछ सही गलत देख समझ करके इस खुलापन है, तो उसको तो उन्होंने इज्जत नहीं दिया, उसको नकार दिया है। अदरवाइज मोहम्मद साहब के प्रति गोरखनाथ जी का अंदर में एक बहुत ही विलक्षण प्रेम है, उसको आप महसूस कर सकते हैं उस शब्दियों में। और उसका कारण क्या है वो एक दूसरी बात है, आप जानने की समझने की, हम उसका डिसेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ बोला है अंदर वहाँ, तो ये एक दूसरी बात है। अदरवाइज सूफियों में और नाथ पंथ में, नाथ पंथ ओपन है, अलग संज्ञानी है, और अलग शब्द का अर्थ ही इस तरह से लखना, देखना, लख लखित, लखा हुआ मतलब देखा हुआ, जाना हुआ, दो नॉन मेमोरी, तो मेमोरी की, द नॉन की, लखित की, लखे हुए की अपनी जगह होती है, मर्यादा भी होती है, प्रेजेंस ऑफ द माइंड नहीं होता। और अलख मतलब लख की, द सीन, द नॉन की जगह, वो मर्यादा को समझ करके ज्ञात से मुक्त हो, सीधी आँख से होना, सीधे जहन से, ओपन जहन से सीधी आँख से होना, ताकि आप भीतर बाहर सच्चाई जैसी है वैसी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सत्य की बात कर सकते हैं। तो ये अलग संज्ञान है। अलग संज्ञान के साथ में कोई भी जो खोजी होता है सत्य का, वो वैज्ञानिक वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में हो, चाहे आध्यात्मिक आंतरिक जगत में हो, वो ऐसा खुला हो तभी वो खोज पर पा सकता है, कुछ नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी है, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस